हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सीयू कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है, प्रथम कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए व्यंजक, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो इसकी चैप्टर 4 का ये टॉपिक है और काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे भाइयों। ठीक है, ये जो अपक्रिया की कोटि है वो प्रथम कोटि का जो व्यंजक है हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन आएगा अपक्रिया की प्रथम कोटि किसे कहते हैं, इसके लिए आपको व्यंजक निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो अपक्रिया की प्रथम कोटि को पहले समझें कि जैसे किसी अपक्रिया को प्रथम कोटि की अपक्रिया तब कहा जाता है जब अपक्रिया की जो दर है केवल एक सांद्रण पद पर निर्भर करती है। समझ रहे ना, किसी भी अपक्रिया को प्रथम कोटि की अपक्रिया तब कहा जाता है कि जब अपक्रिया का दर केवल एक सांद्रण पद पर निर्भर करती है। मतलब सांद्रण कितना होना चाहिए, एक। अभिकारक के प्रथम घात पर निर्भर करती है, यानी उसका घात कितना होगा, एक। क्योंकि सांद्रण कैसे व्यक्त करते हैं, घात के रूप में व्यक्त करते हैं। तो जब अभिकारक का घात एक होगा मतलब उसका सांद्रण एक है। यदि 0 होता तो शून्य कोटि कहलाता, यदि 2 होता तो क्या कहलाता, द्वितीय कोटि का अपक्रिया कहलाता। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं, किसी अपक्रिया को प्रथम कोटि की अपक्रिया तब कहा जाता है जब उसकी अपक्रिया की दर केवल एक सांद्रण पद पर निर्भर करती है। सिंपल, इतना समझ गए। चलिए यहां पर मान के चलते हैं कि कोई अभिकारक ए है जो कि उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। इतना तो आप देखिए, जो आसान है उसे मैं बिल्कुल समझा दूंगा, जो गणितीय व्याख्या है उसको मैं हल करा दूंगा। तो माना कोई आपके पास अभिकारक है जो कि किस में परिवर्तित हो रहा है, उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। किस में परिवर्तित हो रहा है, तो उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि ए आपके पास अभिकारक है जो कि उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। अब थोड़ा सा आगे समझें, कोई भी समय आपके साथ टी के साथ ये अपक्रिया संपन्न हो रही है, तो अपक्रिया की दर कैसे होता है, टाइम के साथ उसमें परिवर्तन। जैसे यदि मैं पदार्थ एक्स ले लेता तो एक्स में परिवर्तन, तो dx अपॉन dt। यदि मैं ए ले लेता तो dA अपॉन dt हो जाएगा। तो समय के साथ अपक्रिया की दर परिवर्तित होती है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो अभिकारक जो है उत्पाद में परिवर्तित होता जाता है। जैसे आप यदि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला रहे हैं तो आपस में मिलकर के पानी बना रहा है। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मात्रा में कमी आएगी और पानी की मात्रा में वृद्धि होगी। क्लियर। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अभिकारक में कमी आती जाएगी और उत्पाद में वृद्धि होती जाएगी। इसीलिए इसको हम दर्शाते हैं कि समय के साथ अभिकारक में परिवर्तन ही अपक्रिया की दर कहलाती है। समय के साथ अभिकारक में परिवर्तन। अब यदि देखा जाए अभिकारक में तो पॉजिटिव होता है, यदि उत्पाद में परिवर्तन तो अभिकारक में जो कमी आती है इसलिए निगेटिव दर्शाते हैं, लेकिन उत्पाद में यदि वृद्धि हो रही है तो उसे पॉजिटिव दर्शा रहे हैं। समझ रहे हैं। तो यहां पर जो आपका dA अपॉन dt है ये किससे रिलेटेड होता है, उत्पाद से। कहने का मतलब उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है, अभिकारक से रिलेटेड है। क्योंकि अभिकारक किस में बदल रहा है, तो अभिकारक बदलता है स्टूडेंट हमेशा किस में बदलता है, तो बदलता है उत्पाद में। तो जो dA अपॉन dt प्रोपोर्शनल A है, इसका अर्थ ये निकला कि जो अपक्रिया की दर है अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात पर निर्भर करती है, मतलब एक सांद्रण पद पर निर्भर करती है। अब इसमें जो समानुपाती है, यदि समानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है। तो यहां पर हमने के नियतांक ले लिया। dA अपॉन dt क्या बता रहा है आपको कि समय के साथ dA अपॉन dt समय के साथ अभिकारक में परिवर्तन। और जो अपक्रिया की दर है इसी को तो कहते हैं अपक्रिया की दर। अपक्रिया की दर किस पर, अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है। तो यहां पर एक सांद्रण पद है, ठीक है ना, एक सांद्रण पद है इसलिए एक है। और यहां पर जब समानुपाती हटा तो के नियतांक लग गया। अब इसके आगे यदि हम सोच के चलें कि मान के चलते हैं कि आपके पास ए अभिकारक था, इसका सांद्रण कितना था, ए। किसी समय टी पर इसका सांद्रण कितना शेष रह जाएगा, a माइनस एक्स। ऐसा क्यों, देखिए कोई भी अभिकारक है जिसका सांद्रण ए था, अब समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में कमी होगी, अभिकारक के सांद्रण में कमी होगी। जैसे मैं मान के चलता हूं कि आपके पास ए था, कितना था, ए था, आपके पास ए था, थोड़ा समझने की कोशिश करें। आपके पास ए था और इसमें से एक्स जो है, इसमें से एक्स मात्रा उत्पाद में बदल गया। तो अब जो शेष भाग है वो शेष कितना है आपके पास, तो
ए में एक्स को घटा दो, मतलब प्रारंभ में सांद्रण कितना था, ए था, लेकिन एक्स जो है उत्पाद बदल गया, एक्स मात्रा, यानी 10 में से 3 चला गया उत्पाद में, तो बचा कितना 7, तो 10 में से 3 घटाओगे आप। उसी प्रकार से ए सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण है, लेकिन एक्स जो सांद्रण है वो कहां चला गया, उत्पाद में, तो जो शेष सांद्रण कितना बचा, ए माइनस एक्स। समझ गए इतना। तो यहां पर जो लिखा है कि ए मोलर सांद्रण, मतलब ए का जो मोलर सांद्रण ए है, कैपिटल ए क्या है, अभिकारक है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ है, तो ए जो है उसका मोलर सांद्रण ए था, लेकिन टी समय पश्चात उसके सांद्रण में परिवर्तन होकर ए माइनस एक्स मोलर सांद्रण हो जाता है, शेष रह जाता है। समझ रहे हैं, कहने का मतलब हमने ए के जगह स्मॉल ए मान लिया और परिवर्तन क्या हो रहा है, एक्स परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना, मतलब ए से एक्स में परिवर्तित हो रहा है, तो इसको हम dx अपान dt के रूप में दर्शा सकते हैं। किसमें, dx अपान dt। अब dx अपान dt क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये dx अपान dt बता रहा है कि समय के साथ उत्पाद में कितना परिवर्तन हो रहा है। यहां पर जो k है तो k हो जाएगा, और जो a का सांद्रण है कितना रह गया, तो a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स, मतलब हमने यहां से पूरा चेंज ही कर दिया। a के जगह हमने क्या कर दिया कि a जो है अब किस में बदल रहा है, उत्पाद में बदल रहा है, उत्पाद में बदल रहा है, इसलिए हम dx अपान dt कर दिए। और हमेशा जो उत्पाद होता है वो धनात्मक होता है, ठीक है ना, उत्पाद हमेशा धनात्मक होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस लेकर चल रहे हैं, अन्यथा माइनस भी ले सकते थे। अब स्टूडेंट इस dt को इधर पक्षांतर कर दे तो गुणा में हो जाएगा, a माइनस एक्स यहाँ पे गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये अपन ने कर दिया, ठीक है ना। तो a माइनस एक्स को पक्षांतर कर दी, यहाँ पर a माइनस एक्स हो गया, dt को पक्षांतर कर दी, इधर गुणा में हो गया ये dt। अब दोनों पक्षों में समाकलन, तो समाकलन का चिन्ह होता है ये समाकलन का चिन्ह है, ठीक है ना, दोनों पक्षों में समाकलन कर दिए। 1/x का होता है log x, तो हमने log x कर दिया, लेकिन यहाँ पे a माइनस एक्स है और x के साथ ऋण है, इस कारण से ऋण सामने आ जाता है। मैथ वाले तो इसे बखूबी से समझ जाएंगे जो समाकलन पढ़ते हैं, लेकिन बायो वाले समझ लें थोड़ा सा कि 1/x का समाकलन log x होता है, 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है। समझे अच्छे से, 1/x का log x, तो यहाँ पर x की जगह a माइनस एक्स है तो a माइनस एक्स हो गया, और a माइनस एक्स का फिर हम अवकलन करते हैं तो x का हो जाता है, एक माइनस कारण सामने आ जाता है, कुल मिलाकर x ऋणात्मक के कारण यहाँ पर माइनस हम लिख देते हैं। बायो वाले इतना समझ लें, मैथ वाले तो बेहतरीन ढंग से इसका पूरा समाकलन अवकलन ही जानते हैं, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर स्टूडेंट एक बचता है, के अचर पद है इसलिए इसे बाहर ले लिए, और एक का जो समाकलन टी के सापेक्ष में टी ही होता है, और जो आपका सी है वो सी क्या है, एक नियतांक है, वो सी क्या है, एक नियतांक है। समझ रहे हैं, सी क्या है, एक नियतांक है। कंप्लीट। तो यहां से कैसे आया, तो 1/x का log x, x की जगह a माइनस एक्स है तो a माइनस एक्स कर दिया, और इस ऋण के कारण सामने ऋण आ गया। एक का समाकलन t होता है, एक का समाकलन t होता है, बार बार कह रहा हूं, एक का समाकलन t के सापेक्ष t होगा, x के सापेक्ष x होगा, तो एक का समाकलन t हो गया। c एक आपका क्या है, समाकलन नियतांक है, c क्या है, समाकलन नियतांक है। अब यदि आपसे मैं कहूं, समझिएगा यहां तक आप करिए यहां पर, और यहां पर यदि आपसे कहूं कि यदि t बराबर 0 है, t बराबर 0 है तो प्रारंभिक सांद्रण तो पूरा का पूरा a ही रहा होगा कि नहीं, जी हां। अरे समय जब 0 है तो पूरा का पूरा अभिक्रिया अभी संपन्न ही नहीं है, मतलब पूरा का पूरा अभिकारक का सांद्रण शेष है। जब समय 0 है, t बराबर 0 है, मतलब अभिक्रिया संपन्न नहीं हो रही है, तब जो a माइनस एक्स शेष जो सांद्रण है वो पूरा प्रारंभिक सांद्रण के बराबर होगा। समझ रहे हैं कि नहीं, जब t इक्वल 0 है, t इक्वल 0 समझिएगा, कोई भी अभिक्रिया है, अभिक्रिया किस में बदल रहा है, अभिकारक से उत्पाद में बदल रहा है, लेकिन जब समय 0 है मतलब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुआ है, तो प्रारंभिक सांद्रण a माइनस एक्स बराबर कितना होगा, a होगा। सिंपल है, तो अपन क्या कर देते हैं, समीकरण 1 में मान रख देते हैं, तो मान रखिए समीकरण 1 में, तो यहां पर माइनस लॉग है, ठीक है ना, a माइनस एक्स को मैंने क्या कहा, a रहेगा, a माइनस एक्स बचा हुआ सांद्रण था, लेकिन जब अभिक्रिया संपन्न ही नहीं हो रही है तब कितना होगा, तब तो 0 होगा, कोई बात नहीं, इक्वल k इंटू 0 प्लस सी। तो मैं यदि आपसे कहूं c इक्वल कितना आएगा, c इक्वल तो माइनस लॉग a, इतना हो गया, c का मान आया आपके पास, पुनः c का मान समीकरण 1 में रख दो, इसी में रखते हैं, ठीक है ना, c का मान समीकरण 1 में रखने पर c का मान समीकरण 1 में
रखने पर रख दीजिए। यहां पर कितना है, माइनस लॉग ए माइनस एक्स, माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी, तो माइनस लॉग ए हो गया। अब इधर ये माइनस में इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, या तो आप ऐसा करें ये माइनस में इधर लाके प्लस कर दो, कितना हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स। बेस में ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह बेस कर सकते हो आप, हर जगह बेस कर सकते हो, जहां भी लागे वहां पे बेस कर सकते हो, बराबर के टी। क्लियर। अब इसका लॉग प्रॉपर्टी लगा दो तो कितना हो जाता है लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग होता है एम बटे एन, मतलब ए बटे ए माइनस एक्स, ये बेस में ई है। इसको अपन कर देते हैं के टी। अब यहां से मैं यदि आपसे कहूं कि के टी इधर ले आओ, तो के टी इक्वल कितना होगा लॉग ए बटे ए माइनस एक्स होगा, ये माइनस में है। इतना क्लियर स्टूडेंट, इतना समझ गए। अब यहां से मैं आपसे कहता हूं कि आप के का मान निकालो, के का मान, तो के का मान आप कहोगे तो एक बटे टी हो जाएगा, गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, और लॉग ए बटे ए माइनस एक्स हो जाएगा। जब इसको लघुगणक 10 में बदला जाए तो कितना हो जाएगा जानते हैं, 2.303 का यहां मल्टीप्लाई कर दो, और ये हो जाएगा लॉग 10 में बदल रहे हैं ना, तो ए बटे ए माइनस एक्स हो गया। तो ई को जब हम 10 में बदल दें तो यहाँ पे 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया आपका प्रथम कोटि का अपक्रिया। इतना क्लियर हो गया, इतना तो आपसे बन जाएगा। इसको आप और आगे भी लिख सकते हो कि व्यंजक को हम निम्नलिखित से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन यदि पूछा गया कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए दर का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो बस आपको इतना ही करना है, आगे करने की आवश्यकता नहीं है। आगे यदि करना चाहते तो आगे आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से एक फॉर्मेट होता है, एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से कहता हूँ। एक फार्मूला होता है, यदि लॉग आपके पास ई एक्स बराबर ए है तो इसका एक फॉर्मेट होता है फार्मूले का कि ई के पावर ए कर देते, ई के पावर ए कर देते बराबर एक्स कर देते। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका दिख रहा है कि ई के पावर, जैसे यहाँ पर देखिए ई है बेस में और ये पूरा एक्स है, तो जब ई की पावर एक्स था तो ई की पावर ए हो गया, मतलब ई की पावर के टी हो जाएगा। ई की पावर के टी सिर्फ समझा रहा हूँ, बराबर में हो जाता ए बटे ए माइनस एक्स। समझ रहे हैं। तो यदि मैं इसको इधर ले जाता, इसको इधर ले जाता तो ये नीचे आ जाता, तो ए माइनस एक्स इक्वल ए बटे ई की पावर के टी हो जाता। इसको आगे लिख सकता हूँ ए इंटू ई की पावर माइनस के टी। तो इसको इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते थे, ए माइनस एक्स बराबर ए ई की पावर माइनस के टी। अब ये आपको नहीं करना है कुछ भी, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो आपको यहीं तक करना है। तो मैं आगे भी बता दिया, आपके बुक्स में ऐसा रहता है इसलिए। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन जहाँ करना था वो मैंने कैलकुलेशन करके भी बता दिया। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ से आ गया भैया। अभी कारक है, उत्पाद में बदल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए में परिवर्तन तो समय के साथ परिवर्तन होगा, तो डी अपॉन डी टी कर दिए। तो ये वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट किया करो मेरे भाइयों, प्लीज़ मेरे भाई प्लीज़ कमेंट किया करो, क्योंकि आपका कमेंट हमें प्यार देता है। आपकी एक छोटी सी कमेंट पता नहीं हमें कितना खुशी दे जाता है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ कमेंट कर दिया करो ताकि हमें भी मनोबल में थोड़ा सा वृद्धि हो और ताकि हम और ऐसी वीडियो बनाते रहें। तो चलते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।